हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे आपके नोट सेट 2022 के एग्जाम के रिलेटेड जो बहुत सारे इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं इमेज बेस्ड एमसीक्यू के रिलेटेड इमेजेस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए जो इमेजेस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है उन सारी इमेजेस को हम आप वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। इसमें हम बात करेंगे वेरियस टाइप की इमेजेस जो आपको ओटी आईसीयू और हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स में देखने को मिलती है। इन नोट सेट की बात करें तो नोट सेट के अंदर आपने देखा होगा जो इमेजेस हैं, इमेज बेस्ड एमसीक्यू है, वो बहुत ही कॉमन होते हैं और नोट सेट 2022 के अंदर भी यही पैटर्न आपका देखा जाएगा। तो हम बात करेंगे इमेज बेस्ड एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला इमेज जो मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट इमेज की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आईसीयू के अंदर और ऑपरेशन थिएटर इज एज वेल एज इन वार्ड भी हम इसको देखते हैं यूज। जब आप इस इमेज की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का रबर का एक मटेरियल है जिसके ऊपर एक मेटल का टिप लगा हुआ है। और इसकी बात करें तो ये जो इमेज आप स्क्रीन पे दिया हुआ है इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं ईसीजी इलेक्ट्रोड, जो हम कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट के चेस्ट पे अपन पेस्ट करते हैं, इसको लगाते हैं और उसके थ्रू आप ईसीजी का जो है मॉनिटरिंग करते हैं। सो दिस इज एन ईसीजी इलेक्ट्रोड जो आप हॉस्पिटल में ओटी आईसीयू में कॉमनली देखते हैं। तो अगर आपको ये देखने को मिलता है तो आप इसका आंसर करें कि इट्स एन टाइप ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोड जो हम कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज करते हैं ओटी और आईसीयू के अंदर। अगला इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जाम के व्यू से देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है जो आप देख सकते हैं और मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो लास्ट अभी और नोट सेट हुए थे उन सभी में इनमें से इमेज आपको पूछा गया था। तो यहाँ से आप कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें माइंड में रखनी है, और वो कि इन सारी ब्लेड्स को आपको रिमेंबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें यहाँ पे उन ब्लेड्स को याद रखना है, उन ब्लेड को माइंड में रखना है जो आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करें 11 नंबर ब्लेड की, अपन बात करें यहाँ पे जो आपकी स्पेसिफिक ब्लेड आपको दिख रही है यहाँ पे 12 नंबर ब्लेड की, 11 नंबर ब्लेड, 12 नंबर ब्लेड, 15 नंबर ब्लेड और आपके पास है 25 नंबर ब्लेड। ये जो चार ब्लेड आपको दिख रही है इन ब्लेड्स को ही आप याद रखें। बाकी ब्लेड्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये लगभग सिमिलर ब्लेड्स दिखती है, एक दूसरे से मिलती जुलती है और इनके एग्जाम में एमसीक्यू आने के चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं। सो आपको सिर्फ याद रखने का जो ध्यान रखना है एग्जाम के लिए वो 11 नंबर ब्लेड, 12 नंबर ब्लेड, 15 नंबर ब्लेड और 25 नंबर का जो ब्लेड जिसका शेप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उनको आप माइंड में रखें। और इसमें भी आप देखेंगे तो 12 नंबर ब्लेड तो आपको बिल्कुल सभी से अलग दिख रहा है और उसको याद करना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप इनके शेप को देखेंगे और शेप के बेस पर आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इनका आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड जो ध्यान रखना है वो आपको 11 नंबर ब्लेड, 12 नंबर ब्लेड, उसके साथ साथ में 15 और आप 25 नंबर ब्लेड जो है रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद में आगे आप देखेंगे यहाँ पे दीज आर द सर्जिकल ब्लेड जो आप सर्जरी के टाइम यूज करते हैं। अगला जो इमेज हमारे पास है, दिस इज आल्सो एन वेरी कॉमन थिंग जो हम आजकल ओटी के अंदर कॉमनली यूज करते हैं। प्रीवियसली जब आप देखते थे तो स्किन को क्लोज करने के लिए हम इस तरह से सूचरिंग करते थे स्किन के ऊपर आप यहाँ पे, और सूचरिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता था। बट नाउ वी हैव दिस स्पेसिफिक मेटालिक स्टेपलर जो आपके पास स्किन के ऊपर है, स्किन स्टेपलर इसको हम बोलते हैं। ये स्किन स्टेपलर जो है इजीली है और इसके थ्रू हम टाइम को बचा के जल्दी से क्या कर सकते हैं, स्किन को क्लोज कर सकते हैं, आउटर लेयर्स को। तो हम आउटर लेयर को क्लोज करने के लिए इसको यूज करते हैं और इट इज एन टाइप ऑफ स्किन स्टेपलर जो आपकी स्किन के ऊपर है। अगला हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो इमेज है, ये इमेज जो है आपने हो सकता है बहुत बार आपने देखा हो अगर आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है तो, और अगर नहीं की है तो आप इसके आपके लिए ये नया हो सकता है। तो जब हम इन चारों इमेज की बात करें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ये जो चार इमेज हैं ये चार इमेज आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के टाइम पे जो आपका कैमरा हेड होता है वहां पे अपन इसको पुट करते हैं और इसके थ्रू आपका जो इंटरनल एब्डोमिनल का जो व्यू है वो आप देख पाते हैं। तो बेसिकली वी कैन से दिस इज एक्ट लाइक ए लेंस, ये एक लेंस की तरह काम करता है और इनको हम बोलते हैं टेलीस्कोप या लेप्रोस्कोप के नाम से जाने जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक टेलीस्कोप है ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इनको हम बेसिकली यूज करते हैं जब आपका कैमरा हेड हम पुट करके ट्रोकार के थ्रू आपको इंटरनल ऑर्गन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू देखना है तो वहां पे आप इसको यूज करते हैं।
उसके बाद आगे आप देखेंगे तो एक इमेज दिया हुआ है जिसमें पेशेंट के हैंड के ऊपर एक कैथेटर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैथेटर यहाँ पे पुट किया हुआ है और इसी कैथेटर को हम बोलते हैं PICC लाइन। PICC लाइन जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल इंसर्टेड, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पेरिफेरल इंसर्टेड फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सेंट्रल कैथेटर, इसका जो नाम है वो क्या है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PICC लाइन, तो आपका आंसर होगा पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। और अगर हैंड से या पेरिफेरी से आपको कोई लाइन दिख रही तो मोस्टली आपकी पिक लाइन ही होती है, क्योंकि हैंड से हम कोई भी दूसरा लाइन इस तरह से पुट नहीं करते। इसका जब आप एक्सरे करेंगे तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे। एक्सरे के अंदर आपको ये विजिबल आपको कुछ इस तरह से होगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंसर्शन साइट है इसका, जो यहाँ पे अपन ने मार्किंग करी, यहाँ इंसर्शन साइट है और इसके बाद से ये आपके वेन के थ्रू होकर सीधा राइट एट्रियम तक पहुंचती है और एक जो आपका ये जो हब यहाँ पे दिख रहा है वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा, बाकी पूरा पोर्शन वेन के अंदर जाएगा। सो दिस इज एन इमेज ऑफ पिक लाइन पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, जो आपको आई थिंक लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार फिर से आ जाए। अगला इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब आप इस नीडल को देखेंगे यहाँ पे तो एक स्पेसिफिक टाइप की नीडल है और इस नीडल की बात करें तो इसका जो टिप होता है वो टिप होता है स्पून लाइक टिप। जब आप इसके टिप को देखेंगे तो टिप आपको दिखता है स्पून लाइक टिप। ये जो स्पून लाइक टिप होता है, ये स्पून लाइक टिप बेसिकली आपकी हेल्प करता है जब हम सर्जरी के अंदर देखते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी जब आप करते हैं तो जब पेशेंट को हमें एपिड्यूरल कैथेटर पुट करना होता है बिफोर सर्जरी पेन एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, तो ये एपिड्यूरल नीडल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसको हम टोही नीडल बोलते हैं, ये टोही नीडल आप यूज करते हैं और इसका जो स्पून लाइक टिप होता है वो आपको हेल्प करता है, आपकी ड्यूरा को पंक्चर होने से प्रिवेंट करता है। ड्यूरा पंक्चर को प्रिवेंट करने के लिए इसका टिप कैसा बनाया गया है, स्पून लाइक टिप बनाया गया, तो इसको हम बोलते हैं टोही नीडल। दिस इज योर टोही नीडल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट इमेज अगर हम बात करें तो एक और इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप आपको दिख रहा है जिसको हम फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप भी बोलते हैं, जो एंडोस्कोपी करने के लिए आप यूज करते हैं कॉमनली। तो दिस इज एन फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप और इसको क्लीन करने के लिए, इसको स्टरलाइज करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर हम हॉस्पिटल के अंदर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं साइडेक्स। आप इसको साइडेक्स में डिप करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो साइडेक्स आप यूज करते हैं इस फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप को। और साइडेक्स का क्वेश्चन आता है कि कितने दिन में आपको इसको डिस्कार्ड करना है, तो आपको 14 डेज के अंदर क्या करना है, साइडेक्स को चेंज करना है। हर 14 डेज के बाद नया साइडेक्स आपको लोड करना है। तो दिस इज फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप जो आप हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी करने के लिए, ब्रोंकोस्कोपी लेरिंगोस्कोपी करने के लिए आप यूज करते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इमेज आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्यूब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसकी बात करें तो ये आपकी जो ट्यूब है ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का आउटर कैनुला है और इसके साथ में जो दूसरा है वो है आपका इनर कैनुला और इसके बाद तीसरा जो रखा हुआ है इसकी अगर अपन बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर की बात करें तो आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर का क्या पर्पज होता है। तो ऑब्चुरेटर का जो टिप है आप देखेंगे इसका टिप, तो इसका जो टिप है वो टिप आपके अगर ट्यूब एक्सीडेंटली आउट हो जाए या फिर हम इंसर्ट करें तो ट्यूब जो आगे का टिप है वो आपको स्मूथ इंसर्शन के लिए एक बिल्कुल फाइन सा टिप प्रोवाइड करता है। इसका टिप जो है स्मूथ इंसर्शन में आपकी हेल्प करता है। जब हम इस ट्यूब को डायरेक्टली अगर यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसमें ये ऑब्चुरेटर डालने के बाद ये ट्यूब जो है आगे से बिल्कुल टिप बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा और आप इससे इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टिप आपका हेल्प करता है ऑब्चुरेटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्चुरेटर को हमें क्या करना है, तो हमारा आंसर होता है कि इट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड, इट ऑलवेज केप्ट एट द बेड साइड। इसको हमेशा कहाँ रखना है, आपको बेड साइड के ऊपर ही रखना है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना है। तो दिस इज अ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जिसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जिसके अंदर इनर कैनुला और आउटर कैनुला दोनों प्रेजेंट है। अगला इमेज आप देखेंगे यहाँ पे तो वन मोर इम्पोर्टेंट इमेज जो आपके एग्जाम के लिए हो सकता है आपने पहले नहीं देखा हो या नया इमेज हो आपके लिए, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज और आने वाले एग्जाम में हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। तो ये हम यूज करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। जब भी आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर इसको हम पुट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रोकार। ये ट्रोकार है जिसके पीछे वाला ये पोर्शन डालने के बाद हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो आगे सार पेंड है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। इससे कैनुला का जो आपका कैनुला डालने के बाद हम स्टिलेट आउट करते हैं, वैसे ये पीछे वाला पोर्शन ये यहाँ से आउट हो जाएगा और इसको आप बोलते हैं ट्रोकार, जो आपके
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप इसको यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्ट दिया हुआ है इसको अपन यूज करते हैं CO2 इंसर्ट करने के लिए। यहाँ से आप CO2 पेशेंट के अंदर बॉडी को इन्फ्लेट करने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप CO2 गैस यूज करते हैं जब आप एब्डोमिनल केविटी को इन्फ्लेट करते हैं ताकि ऑर्गन्स आपके इजीली विजिबल हो। तो दिस इज द ट्रोकार विच यूज फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अगला इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप तो एक बैक के ऊपर आपका जो पेशेंट है उसके बैक के ऊपर एक कैथेटर आपको विजिबल है। और अगर हम बात करें कि हमारे बैक के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर अगर कोई कैथेटर डाला जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ एक ही कैथेटर डालते हैं, वो होता है एपिड्यूरल कैथेटर। उसके अलावा कोई भी कैथेटर हम पुट नहीं करते हैं। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड या पीछे की तरफ आपको कोई भी ऐसा कैथेटर दिखता है तो मीन्स इट इज ओनली द वन थिंग जो आपको होगा वो क्या होगा, एपिड्यूरल कैथेटर। तो अगर ऐसा इमेज आता है तो आप आंसर लिखेंगे इट्स एन एपिड्यूरल कैथेटर। अगला इमेज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू इमेज फॉर यू। इसकी बात करें तो ये एक मास्क है जो आप देख सकते हैं, फेस मास्क है और इसके पीछे इसकी बेल्ट है। और बेसिकली इसको हम यूज करते हैं, यहाँ पे आपका वेंटी सर्किट जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और ये वेंटी से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं NIV मास्क। इसका जो बेसिक नेम है उसको हम बोलते हैं NIV मास्क। NIV का मीन्स होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क। NIV मास्क जो हम यूज करते हैं वेंटिलेटर के थ्रू आप पेशेंट को विदाउट अगर ट्यूब के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के बिना आपको वेंटिलेट करना है तो आप इस NIV मास्क को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस इज एन NIV मास्क जो हम यूज करते हैं। आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इमेज, ये ICU और OT में कॉमनली यूज होने वाला इमेज है। और बात करें इसकी तो दिस इज नोन एज द कैथेटर माउंट या इसको हम कैथ माउंट के नाम से जानते हैं। ये कैथ माउंट जो है ये आपको एक तो पहला पॉइंट की ट्यूब को किंक होने से प्रिवेंट करेगा। इसका जो आगे का शेप है वो L शेप में है और ट्यूब को किंक होने से प्रिवेंट करेगा। इधर आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगेगा और पीछे आप वेंटी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो वेंटी सर्किट है वो कभी भी किंक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ये जो केथ माउंट है ये आपको एक एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करता है। इसकी ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करेगा। तीसरा, आप यहां से इसको ओपन करके सक्शनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द कैथेटर माउंट या कैथ माउंट, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं कैथेटर माउंट या कैथ माउंट। इसके बाद आगे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो एक स्पेसिफिक कंडीशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जब भी आपको इस तरह का कोई भी कंडीशन मिलता है जिसमें लेडीज जो है या जो भी पर्सन है पेशेंट जो है अपने हैंड से अपने नेक को होल्ड करके रखा है, तो दिस इज एन क्लासिकल साइन ऑफ चोकिंग। दिस इज एन क्लासिकल साइन ऑफ चोकिंग। जब पर्सन चोकिंग वाली कंडीशन में होता है तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की कंडीशन, हैंड की पोजीशन कुछ इस तरह की होगी। उसके बाद आप देखेंगे पीछे वाले पर्सन को, तो ये पर्सन इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है एब्डोमेन के थ्रू आपका मूवमेंट कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है और उसकी वजह से जो चोकिंग की वजह से जो ऑब्जेक्ट अंदर था वो ऑटोमेटिकली इसने प्रेशर किया और बाहर आ गया। तो ये एक स्पेसिफिक मैन्युअल है जिसको हम बोलते हैं हेमलीच मैन्युअल। दिस इज नॉन एज हेमलीच मैन्युअल, जो आप चोकिंग को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और इस हेमलीच मैन्युअल को जो है हम अदर वर्ड में बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअल। अदर वर्ड में अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअल जो हम एब्डोमेन के थ्रू पुट कर रहे हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको हम पीडियाट्रिक पेशेंट की बात करें तो वहां पे हम बेक ब्लो मेथड जो आता है वो यूज करते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो वहां पे अपन चेस्ट थ्रस्ट मैन्युअल जो आता है वो यूज करते हैं, चेस्ट के थ्रू प्रेशर लगाएंगे प्रेगनेंसी के अंदर। बेक ब्लो मेथड यूज करेंगे हम पीडियाट्रिक पेशेंट में। और नॉर्मल एडल्ट के अंदर आप एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलीच मैन्युअल जो आपको दिया हुआ है वो आप यूज करते हैं, हेमलीच मैन्युअल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिया हुआ है आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेटल की क्लिप्स आपको दी हुई है। जब आप इन मेटल की क्लिप्स को देखेंगे तो बेसिकली ड्यूरिंग सर्जरी जब हम बात करें तो आपको वेरियस टाइप की जो वेसल्स आती है उन वेसल्स को आपको टाई करना होता है। और उन वेसल्स को टाई करना होता है तो उसके लिए हमें सूचर जो थ्रेड आता है उसको यूज करना होगा, टाई करना होगा। कट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन आजकल एडवांसमेंट के टाइम में हमारे पास ये क्लिप्स अवेलेबल है। हम इन क्लिप्स को एप्लीकेटर में लोड करेंगे और इसको सीधा एप्लीकेटर के थ्रू क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो दीज आर द लाइगा क्लिप्स हैं ये जो आप यूज करते हैं हॉस्पिटल्स के वेसल्स को लाइगेट करने के लिए। ड्यूरिंग सर्जरी वेसल्स को लाइगेट करने के लिए आप इनको यूज करते हैं, लाइगा क्लिप्स को। उसके बाद आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और मशीन दी हुई है। इस मशीन को अगर आप देखेंगे तो दिस इज नोन एज द पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। दिस इज द PCA पंप के नाम से जाता है जिसको हम बोलते हैं पेशेंट कंट्रोल
एनाल्जेसिया, दिस इज एन पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, जो पेशेंट को हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ये पीसीए पंप के नाम से जाना जाता है। पीसीए मतलब पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। पेशेंट को ये बटन जो है यहाँ पे दे दिया जाता है और पेशेंट इस बटन को प्रेस करेगा और ड्रग्स जो है पेशेंट को डिलीवर हो जाएगी। ये प्री सेट होता है, टाइम इसके अंदर सेट होता है कि 1 आवर में कितना डोज देना है आपको। तो जो भी आप सेट करेंगे उतना ही डोज आपके पेशेंट को मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा कितनी भी बार प्रेस करेगा पर ड्रग डिलीवर नहीं होगा। तो सम टाइम अगर पेशेंट में साइकोलॉजिकल पेन है या ऐसी कोई भी कंडीशन है तो उसको भी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं पीसीए पंप पेशेंट को लगा के। तो दिस इज एन पीसीए पंप या पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो एक और इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको वेरियस टाइप की ऊपर एक स्क्रीन दिख रहा है जिसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के टाइम में ऊपर विजिबिलिटी के लिए इंटरनल ऑर्गन को। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास लाइट सोर्स है, दीज आर द लाइट सोर्स है जिसके थ्रू आपका लाइट आपको आएगा और इंटरनल ऑर्गन को आपको विजिबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास CO2 इंसप्लेटर है, ये CO2 जिसके थ्रू डिलीवर होगी वो ये आपका यहाँ पे है। और नीचे आपके पास एक रिकॉर्डिंग यूनिट होता है जिससे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोसीजर को। तो ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक टावर। दिस इज नोन एज द लेप्रोस्कोपिक टावर, जो लैब केस को कंडक्ट करने के लिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इमेज है जो आप देखेंगे तो दिस इज एन कॉमन इमेज ऑफ ईसीटी, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो हम ईसीटी में यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो ये ईसीटी मशीन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है जिसको आप ईसीटी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं पेशेंट्स के अंदर। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, आई थिंक दिस इमेज वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था नोटशीट का उसमें भी ये इमेज आपसे पूछा गया था। तो जब हम इस इमेज की बात करें तो इट इज एन टाइप ऑफ सर्कुलर स्टेपलर। आप यहाँ से देखेंगे तो एक सर्कुलर एरिया दिख रहा है आपको। सो दिस इज एन सर्कुलर स्टेपलर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये सर्कुलर स्टेपलर हम यूज करते हैं मेनली जब आप कोलोरेक्टल सर्जरीज करते हैं लाइक LAR या APR करते हैं। तो कोलोरेक्टल सर्जरीज के अंदर कोलोन को वापस रेक्टम से एनास्टोमोसिस करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका जो ये पोर्शन है इसको हम रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं और इसके आगे का जो टिप है अभी तो ये यूज होने के बाद इसके अंदर लॉक हो जाता है। जब ये नया होता है तब आपका टिप अलग से मिलता है। तो टिप को हम इंटेस्टाइन के अंदर आप सुचर करके और इसको रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करके दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई किया जाएगा। तो दिस इज एन सर्कुलर स्टेपलर जो आप हॉस्पिटल्स में कोलोरेक्टल सर्जरीज जब हम करते हैं और रेक्टम को वापस एनास्टोमोसिस करना होता है कोलोन से, तो वहां पे आप ये यूज करते हैं सर्कुलर स्टेपलर। तो दिस इज द सर्कुलर स्टेपलर। दिस इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक इसके बारे में भी लास्ट 2020 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो दिस इज एन लीनियर कटर जिसको आप बोलते हैं, और ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज है इसको अपन नॉन ट्रोमेटिक लीनियर कटर के नाम से जानते हैं। इट्स एन NTLC, नॉन ट्रोमेटिक लीनियर कटर, NTLC के नाम से इसको जाना जाता है, नॉन ट्रोमेटिक लीनियर कटर। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज है इसका NTLC, जो आप इंटेस्टाइन को स्टेपल करके कट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जब भी आप इंटेस्टाइन को स्टेपल करना है और कट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं NTLC को। ये जो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी एक टाइप का स्टेपलर है, बट इसकी जो लेंथ है वो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है। इस लेंथ की वजह से इसको हम यूज करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। जितने भी लैप केस होते हैं वहां पे अगर आपको इंटेस्टाइन को क्लैंप करके या स्टेपल करके कट करना है तो आप यूज करते हैं इस स्टेपलर को। तो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्टेपलर लाइक NTLC, बट दिस इज एन एंडोस्कोपिक स्टेपलर, इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक लीनियर कटर। दिस इज एन टाइप ऑफ एंडोस्कोपिक लीनियर कटर जो हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर इसको कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट इमेज आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक आपके लिए नया इमेज है। आप देखेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेज आने वाले एग्जाम के लिए भी। अगर आप देखेंगे तो इस इमेज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं वुंड प्रोटेक्टर। दिस इज नॉन एज द वुंड प्रोटेक्टर। दिस इज द वुंड प्रोटेक्टर जो आप बेसिकली आपकी जो सर्जरी के टाइम जो वुंड होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। और समटाइम दिस इज आल्सो नोन एज एलेक्सिस रिट्रैक्टर। अदर वर्ड की बात करें इसका तो इसका एक और नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं एलेक्सिस रिट्रैक्टर। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे, एलेक्सिस रिट्रैक्टर और द वुंड प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं।
और एग्जाम में इसके बारे में अगर आता है तो आप इसका आंसर देंगे कि दिस इज एन वुंड प्रोटेक्टर और द एलेक्सिस रिट्रैक्टर। तो ये वुंड प्रोटेक्टर है जो हम बेसिकली वुंड के सरफेस को, जो एजेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। अगला इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देखेंगे यहाँ पे तो एक और इमेज आपको दिया हुआ है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये आपका एक हीमोलॉक क्लिप एप्लीकेटर है जो वेरियस टाइप की वेसल्स को लॉक क्लिप यूज करने के लिए आप यूज करते हैं। इसकी क्लिप इस तरह से अवेलेबल होती है, इट इज एन हीमोलॉक क्लिप एप्लीकेटर। और ये क्लिप्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर है ऐसी इसकी क्लिप अवेलेबल होती है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, वेसल्स को लॉक करके कट कर सकते हैं। तो दिस इज एन हीमोलॉक एप्लीकेटर। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। अगला जो इमेज अपना यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो एक और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। बात करें इस इंस्ट्रूमेंट की तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हम ड्यूरिंग सर्जरी जब लेप्रोस्कोपिक ट्रोकार के थ्रू आपको एब्डोमिनल का सक्शन करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। ये सक्शन पाइप है जो आप ट्रोकार के थ्रू अंदर एब्डोमिन में इंसर्ट करते हैं। और ये आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो दो बटन है। जब इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये आपका इरिगेशन करता है, दिस इज फॉर इरिगेशन। और जब इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका सक्शन होता है। तो वन इज फॉर सक्शन एंड वन इज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हम यहाँ पे इसका एनएस का बोतल जो है आईवी सेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट सक्शन के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज द ट्रम्पेट सक्शन। तो अगर ये कुछ इमेज जो आपकी स्क्रीन पे दिया है इसको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे कि दिस इज एन ट्रम्पेट सक्शन, जो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सक्शनिंग करने के लिए यूज करते हैं, लेप ट्रम्पेट सक्शन। नेक्स्ट इमेज है वन मोर इमेज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर आपको वेसल, जिनको हम प्लास्टिक की लूप आपको दिखाई दे रही है, और इन लूप को हम बोलते हैं वेसल लूप। जब आप यहाँ देखेंगे ब्लू कलर का हमें वेसल लूप दिख रहा है, दिस इज द ब्लू कलर जो आपको वेसल लूप दिख रहा है, इट्स एन ब्लू की बात करें तो जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये हम यूज करते हैं वेन को लूप करने के लिए। जब भी आपको वेन को एंड सर्कल करके लूप करना है तो हम ब्लू यूज करते हैं। जो रेड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, रेड की बात करें तो ये हम यूज करते हैं आर्टरी के लिए, आर्टरी को आपको लूप करना है तो। व्हाइट की बात करें तो ये हम यूज करते हैं नर्व को लूप करने के लिए। और जो रिमेनिंग येलो बचा है आपका यहाँ पे, येलो की बात करें तो ये अदर्स कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको अगर लूप करनी है, लाइक आपको यूरेटर, फेलोपियन ट्यूब, किसी भी अदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को लूप करनी है तो हम येलो यूज करते हैं। तो ये कलर कोडिंग होता है जो आप याद रखेंगे कि कौन सा कलर जो है हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो रेड जो आपका आर्टरी के लिए, येलो जो है जब हम बात करें वो आपका वेन के लिए, और अदर्स के लिए आप जो येलो यूज करते हैं, रेड आप आर्टरी के लिए, ब्लू आप वेन के लिए, और व्हाइट जो है आप नर्व के लिए यूज करते हैं। एंड दीज आर नोन एज द वेसल लूप, इनको हम बोलते हैं वास्कुलर लूप या वेसल लूप। तो अगर एग्जाम में आता है क्या है तो आप आंसर देंगे दीज आर द वेसल लूप। और कलर कोडिंग भी आपको याद रखना है, इनका सिंपल सा कलर कोडिंग है। आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इमेज दिया हुआ है। बात करें इसकी तो एक छोटा सा रिट्रैक्टर होता है जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली वेन को डिटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी। वेन को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो दिस इज नोन एज द वेन डिटेक्टर। और समटाइम दिस इज आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ आई लीड, सो इसको हम अदर वर्ड में बोलते हैं आई लीड डिटेक्टर। कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, आई लीड डिटेक्टर। तो आई लीड डिटेक्टर या वेन डिटेक्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है। नाउ वन मोर इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिस इज आल्सो एन ओपन सर्जरी इंस्ट्रूमेंट। और इसके शेप की बेस पे आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं लंग डिटेक्टर। ये हम हमारे सर्जरी के टाइम लंग्स को अगर डिटेक्ट करना है तो आप इसको यूज करते हैं। तो दिस इज नोन एज द लंग डिटेक्टर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट वन मोर इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हम ओपन सर्जरी में, थोरेसिक सीटी बेस्ड सर्जरी में आप इसको यूज करते हैं। और दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच नेम्ड बाय रिब रिट्रैक्टर। आप रिब्स को रिट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिब रिट्रैक्टर। तो ये आपका रिब रिट्रैक्टर है, ये दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे और आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिब को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिब रिट्रैक्टर है ये, जो आप कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी में आप इसको यूज करते हैं। अगला इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इट्स ए टाइप ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो मेनली यूज होता है, और इसको हम बोलते हैं बोन निबलार। ये जो आपके स्क्रीन पे है इसको हम बोलते हैं बोन निबलार। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच नोन एज द बोन निबलार। बोन को ब्रेक करने के लिए आप इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, तोड़ने के लिए। अगला एक और इमेज, दिस इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। जब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया मशीन की, तो ये एक एनेस्थीसिया मशीन का चेंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर आपके पास एक वेपराइजर है, दिस इज एन वेपराइजर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर
यहाँ पे मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ जिसकी बात करें तो ये एक वेपराइजर का इमेज है जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो पर्पल कलर है, और पर्पल के अंदर हम फिल करते हैं आइसोफ्लूरेन। पर्पल में कौन सा फिल किया जाता है? ड्रग आइसोफ्लूरेन। बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चेंबर की। व्हाट इज दिस चेंबर? यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें एक मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं जिसको हम अदर वर्ड में बोलते हैं सोडा लाइम। इसका नाम क्या है? सोडा लाइम। और ये सोडा लाइम चेंबर जो होता है, इस सोडा लाइम चेंबर को हम क्या करते हैं, इसका पर्पज होता है CO2 एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? आपके पेशेंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और आपके पेशेंट को फ्रेश गैस प्रोवाइड करवाता है। सिर्फ ऑक्सीजन वाली गैस ही पेशेंट को मिले, CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो चेंबर है, दिस इज द सोडा लाइम चेंबर, जो हम वेंटिलेटर में यूज करते हैं, और इसका मेन पर्पज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, इसका मेन पर्पज होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और इमेज है जिसकी आप बात करेंगे। इट्स ए टाइप ऑफ लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, और इसका शेप आप देखेंगे तो ये हम यूज करते हैं लेप्रोस्कोपिक में निडल को होल्ड करने के लिए। लेप निडल आपको सुचरिंग करनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं लेप निडल होल्डर। इट्स ए टाइप ऑफ लेप निडल होल्डर। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी है कि इसका पीछे वाला पोर्शन में लॉक सिस्टम अवेलेबल होता है, जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होगा, दूसरा होगा। तो दिस इज एन लेप निडल होल्डर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और आज की क्लास का जो है लास्ट इमेज मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम पार्ट 2 के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, और आने वाले नोट सेट के लिए आप इसको अपना जो है बेनिफिट आपको इसका उठाएंगे और बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो इट्स वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट, और ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप इसको यूज करते हैं। ये जो फाइन ग्रूव वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका मेन पर्पज होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको इंजरी से बचाना। सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बाउल ग्रास्पर। दिस इज नोन एज द बाउल ग्रास्पर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाए, ये कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो आप ड्यूरिंग सर्जरी के अंदर, ICU के अंदर आप देखते हैं। रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट को भी मैं आपको कंटिन्यू करूंगा अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज के लिए बस यहीं तक। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते रहें, और वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू, आज के लिए बस यहीं तक।